गुड आफ्टरनून दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं राहुल देव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो है हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, भारत का संविधान पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ा, संविधान के विदेशी स्रोत को पढ़ा, पार्ट भी पढ़ लिया, भाग को भी पढ़ लिया है। अब क्या किया जाएगा कि जो भाग में एक एक पार्ट होगा हम उसको लेके चलेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो पार्ट 1 पे होगा, भाग 1 होगा, जिसको बोला गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, प्रथमा चैनल को, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली बीएड का एग्ज़ाम हुआ है और सफलतापूर्वक ये एग्ज़ाम पूरा किया जा चुका है। तो संभावना है कि भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो अपना समय निर्धारित समय पर होंगे। इसलिए अब आराम की स्थिति को छोड़िए और तैयारी पे लग जाइए। जब तक कोरोना की स्थिति है तब तक घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए। प्रथमा आपको यूट्यूब चैनल के द्वारा वीडियो प्रोवाइड करा रहा है, इसको देखिए और इसी के द्वारा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस जहाँ से पुटअप होते हैं हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग वही चीज़ पढ़ाया जाए जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। लेखपाल, यूपीएसआई ये सब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए जो है कि अपने तैयारियों को पूरा करने के लिए आयाम कीजिए, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 1, जिसको बोला गया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो देखिए संघ और राज्य क्षेत्र पार्ट 1 में आता है, भाग 1 में आता है और ये कितने से कितने अनुच्छेद तक है तो इसको बताया गया है। ये जो है अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक जो होता है, इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र क्या है, तो ये बताया गया कि राज्यों का गठन और राज्यों का निर्माण, नए राज्यों की स्थापना, ये शक्ति किसके पास होगी, तो इसी का जो है कि निर्णय या इसी को जो है कि अनुबंध अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में रखा गया है और इसी चीज़ को बताया गया है। इसी के तहत प्रथम अनुच्छेद क्या कहता है, पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 1 बोलता है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का मतलब एक संघ होगा और उसके अधीन क्या होंगे, राज्य होंगे, राज्य क्षेत्र है। जैसा कि हमारा बताया गया कि भारतीय संविधान में बोला गया है कि भारतीय संविधान संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है, फेडरल है कि क्वासी फेडरल है। तो देखिए हमारा जो संविधान है वो न तो फेडरल है न तो क्वासी फेडरल है, ये दोनों के मध्य की स्थिति है। यानी कि एक तरीके से हम मान सकते हैं संघात्मक में अर्ध संघात्मक राष्ट्र है। अब संघात्मक में अर्ध संघात्मक राष्ट्र क्या होता है, तो ये बोला गया कि पहले एक जो होगा एक बड़ा सा क्षेत्राधिकार होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, संघ बोलेंगे यानी यूनियन बोलेंगे, ठीक है। अब इसी संघ के अधीन छोटे छोटे क्या होंगे, क्षेत्र होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, क्षेत्र होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, संघ राज्य क्षेत्र बोलेंगे। इनको राज्य क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, राज्य क्षेत्र बोलते हैं। अब ये बोला गया कि अच्छा नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा, तो नियम बनाने का अधिकार तो ये बोला गया कि भाई इनके पास भी होना चाहिए, क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति को यही जानते हैं अच्छी तरीके से, तो इनके पास भी नियम बनाने का अधिकार होना चाहिए। और ये बोला गया कि तब फिर संघ का मतलब क्या होगा, तो ये बोला गया कि संघ इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब ये नियम बना लेंगे तो ये देखा जाएगा कि ये जो राज्य क्षेत्र होगा वो पर्टिकुलर अपने ही एरिया में नियम बनाएगा और सभी एरियाओं के लिए जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा, संघ सरकार बनाएगी। इसलिए संघ और राज्य की शक्तियों में भी पृथक्करण किया गया है। कुछ अधिकार राज्य क्षेत्र को दिए गए हैं और कुछ अधिकार संघ क्षेत्र को दिए गए हैं। यानी कि भारत राज्य क्षेत्र के अंदर अगर पूरे क्षेत्र में यानी पूरे राज्यों में कोई नियम बनता है तो वो नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा, संघ के पास होगा। और किसी पर्टिकुलर एक राज्य क्षेत्र में अगर नियम बनाया जाएगा तो वो नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा, राज्य क्षेत्र के पास होगा। यही जो है कि आपके प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरे अनुच्छेद का वर्णन क्या किया गया है। तो देखिए प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य और क्षेत्र। इसके अंतर्गत कितने राज्यों को रखा गया, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अधीन जो रखा गया वो 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना।
हालांकि आज से पहले जब भी पढ़ते थे रिसेंटली, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते थे 29 राज्य, ठीक है, तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते थे। लेकिन आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है कि कश्मीर राज्य का क्या कर दिया गया, विघटन कर दिया गया। और कश्मीर राज्य का विघटन के तहत जो है कि 2 क्षेत्र बने। किसका विघटन किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को कश्मीर राज्य का, कश्मीर जम्मू कश्मीर पूरा नाम, जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन किया गया और जम्मू कश्मीर में 2 नए संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। पहला बना आपका कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर, और दूसरा आपका बन गया लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यही 2 यूनियन क्या बने, टेरिटरी बने। इसलिए यूनियनों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई, और राज्य कितने हुए आपके? 28 हो गए। तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है ना, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों को अनुमति देने का अधिकार किसके पास होगा? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 में बोला गया है नए राज्यों का गठन, ठीक है, नए राज्यों का गठन तथा उनका प्रवेश, नए राज्यों का गठन तथा उनका प्रवेश, ठीक है ना, ये जो है आपके किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 1 और 2 के बाद से अनुच्छेद 3 आता है। अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया है? तो ये बोला गया कि अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि जो होगा कि अनुच्छेद 3 में राज्य, नए राज्यों के गठन का अधिकार जो होगा वो किसके पास होगा? संसद के पास होगा। नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है? केवल संसद ही कर सकती है, यानी या तो उसका विघटन हो या तो उसका गठन हो। और नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान और इसका अधिकार जो है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसको दिया गया है? भारतीय संविधान को दिया गया है। अभी मत रुकिए, शुरू कीजिए। तो देखिए समराइज करते हैं, पहले अनुच्छेद 1 देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में बोला गया संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश की अनुमति, प्रवेश की अनुमति, ठीक है। और तीसरा अनुच्छेद बोलता है कि नए राज्यों के गठन का अधिकार किसके पास होगा? तो संसद के पास होगा। नए राज्यों के गठन का अधिकार संसद के पास होगा, ठीक है ना। इसके साथ संसद क्या कर सकती है? नए राज्यों का गठन कर सकती है। ये अनुच्छेद 3 में बोला गया। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 4 में ये कहा गया कि देखिए, जैसे ही नए राज्यों का प्रवेश होगा या नए राज्यों का गठन किया जाएगा तो ये अनुच्छेद 368 के अधीन इसको जो है कि विशेष बहुमत या संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया? नए राज्यों के प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश के लिए संसद में साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना, किया जाएगा। क्या बोला गया? साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा। इसके लिए अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। ये देखिए क्लियरली बोल दिया गया है कि जब भी कोई नए राज्यों का गठन होगा या जब भी कोई नए राज्यों का प्रवेश होगा वो साधारण बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा।
उसके लिए अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ये जानिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के अधीन ये भी बोला गया कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि जब भी नए राज्यों का प्रवेश होगा या किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन किया जाएगा तो वो साधारण बहुमत द्वारा होगा। तो अनुच्छेद 3 के बाद से अनुच्छेद 4 में ही एक पिटीशन पड़ा बेरूबाड़ी वाद। कौन सा वाद पड़ा? बेरूबाड़ी वाद। बेरूबाड़ी वाद ये 1960 में पड़ा, 1960 में बेरूबाड़ी वाद पड़ा। और इस वाद में ये कहा गया कि किसी भारतीय राज्य को किसी विदेशी को देना हो या किसी भारतीय भूखंड को विदेशों को देना हो, तो अगर हम अपना भारतीय भूखंड किसी विदेशी व्यक्ति या विदेशी देश को दे रहे हैं तो क्या इसको भी साधारण बहुमत द्वारा ही पास किया जाएगा? तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भारतीय भूभाग किसी विदेशी भूभाग को किसी विदेशी देश को भूभाग दिया जाएगा तो उसके लिए संसद में 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया करना क्या होगा? अनिवार्य होगा। अर्थात गठन तो हम कर सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश हम कर सकते हैं साधारण बहुमत द्वारा, लेकिन अगर हम अपना भूभाग अगर किसी दूसरे देश को देना चाहते हैं तो उसको देने के लिए हमें क्या करना होगा? संसद में 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना आवश्यक होगा। अगर हम संविधान संशोधन नहीं करेंगे तो देखिए अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यही कहा गया कि 368 के संविधान संशोधन 368 की आवश्यकता नहीं होगी जब किसी राज्य का नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का गठन या किसी भी राज्य का विघटन होगा। इसी के तहत आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य का जब विघटन किया गया तो किसी प्रकार का कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अनुच्छेद 4 यही कह रहा है। अनुच्छेद 4 सीधे सीधे कह रहा है कि भाई साधारण बहुमत चाहिए। तो जब जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन किया गया तो साधारण बहुमत द्वारा लोकसभा राज्यसभा, मान लीजिए पहले तो वो राष्ट्रपति द्वारा संबोधित हुआ, पास हुआ, फिर उसके बाद उसको राज्यसभा और फिर अंतिम में लोकसभा में लाके क्या किया गया? तो इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य में जब गठन हुआ तो किसी प्रकार का कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं बेरूबाड़ी वाद 1960 में बेरूबाड़ी वाद पड़ा, पिटीशन पड़ा, जिसमें यह बोला गया कि क्या कोई विदेशी राज्य कोई भारतीय भूखंड क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को दिया जा सकता है बिना संविधान संशोधन किए? तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, अगर किसी राज्य को जो है कि भारतीय भूखंड को किसी विदेशी राज्य को देना है तो इसके लिए अनुच्छेद 368, ठीक है ना, संविधान संशोधन की आवश्यकता जरूर होगी। अगर कोई संविधान संशोधन नहीं करेगा तो वो कोई भी भारतीय भूखंड किसी विदेशी राज्य को नहीं दे सकता है। इसी के तहत 9वां संविधान संशोधन किया गया। 9वां संविधान संशोधन 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया और बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 9वां संविधान संशोधन था। किस संघ क्षेत्र को दिया गया? तो बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। ये है आपके पार्ट 1 में। तो आप देखेंगे हम लोग नए राज्यों का, जैसे कि राज्यों का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। राज्य जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये आवश्यकता हुई कि राज्यों को एक बार क्या किया जाए? पुनर्गठित किया जाए। क्या किया जाए? पुनर्गठित किया जाए। तो पुनर्गठन की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई, आइए इसको देखते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे देशी रियासतों का विलय, कैसे देशी रियासतों का विलय किया गया, उसके बाद से राज्यों का हम पुनर्गठन देखेंगे। तो मैं बता दूं कि जब देशी रियासतों का विलय हो रहा था, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं? 562 रियासतें थीं। कितनी रियासतें थीं? 562 रियासतें थीं, जिसमें से 559 रियासतें स्वतः ही भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या हो गई? मिल गई। कितनी रियासतें मिल गई? 559 रियासतें जो थी वो भारतीय रियासतों में मिल गई। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय करने से मना कर रही थी। और वो कौन कौन सा था? तो पहला आपका था जूनागढ़, दूसरा था आपका हैदराबाद और तीसरा आपका था जम्मू कश्मीर। ये 3 जो क्षेत्र थे, ये जो थे भारतीय रियासत में मिलने से क्या कर दिए थे? मना कर दिए थे। आपको पता था कि भारतीय रियासत मंत्रालय किसके पास था? तो रियासत मंत्रालय जो था
वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। रियासत मंत्रालय किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। चूँकि रियासत मंत्रालय होने की वजह से जो है कि इन्हीं को रियासतों का एकीकृत का सबसे बड़ा जिम्मेदारी दिया गया। जो रियासतों के एकीकृत के पहले मामले में वो क्या करते हैं, जूनागढ़ में जाते हैं। तो जूनागढ़ में जो रहता है वो हैदराबाद में निजाम का क्या रहता है, भाई रहता है, और वो भी ये चाहता है कि हम क्या करें, एक स्वतंत्र क्या करें, राज्य की स्थापना करें, हम भारतीय प्रवेश में, भारतीय रियासत में विलय न हो। क्योंकि बात जूनागढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, वहाँ के आम नागरिकों से मिलते जुलते हैं, और नागरिकों के मनोदशा से ये पता चलता है कि जूनागढ़ के लोग जो है कि वो भारतीय रियासत में मिलने को क्या है, तैयार हैं। तो जूनागढ़ में क्या करा दिया जाता है, जनमत संग्रह करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को क्या कर लिया जाता है, भारतीय रियासत में क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। जूनागढ़ को किस आधार पर मिलाया गया? जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। उसके बाद से दूसरा जो रियासत थी वो हैदराबाद रियासत थी। काफ़ी बड़ी रियासत थी जिसका शासक निजाम था। निजाम की यह मंशा थी कि वो भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था, और दूसरे तरफ वो पाकिस्तानियों के क्या था, संपर्क में था। वो लगातार पाकिस्तानियों के संपर्क में था। तो इस रियासत को मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल लगातार निजाम से मुलाकात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन निजाम जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात नहीं किया। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर सैन्य कार्रवाई की क्या कर दी, मांग कर दी। और जैसे ही हैदराबाद के बॉर्डर पर इंडियन मिलिट्री आई, हैदराबाद का जो निजाम था वो भागकर कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। इस प्रकार हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, पुलिस कार्यवाही द्वारा क्या कर दिया गया, भारतीय रियासत में मिला लिया गया। अंतिम जो क्षेत्र था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के राजा उस समय हरि सिंह थे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के जब राजा हरि सिंह थे तो वो भी चाहते थे कि हम क्या करें, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करें, ना तो हम भारतीयों के रियासत में मिलेंगे, ना तो हम पाकिस्तान से मिलेंगे। लेकिन उनका दुर्भाग्यवश उसी समय अफगानिस्तान की तरफ से कबायली आक्रमण जो हुआ वो जम्मू कश्मीर पर हो गया, जिसको विफल करने में राजा हरि सिंह जो थे असमर्थ थे। अंततः उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से सैन्य सहायता की मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राजा हरि सिंह से मुलाकात किया और कहा कि जब आप अपना जो क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र में मिला देंगे तो हम आपको सैनिक सहायता देने के लिए क्या है, तैयार हो जाएंगे। चूँकि राजा हरि सिंह ये चाहते थे स्वतंत्र राज्य की स्थापना, तो उन्होंने भी एक प्रस्ताव रखा, कहा कि ठीक है हमारा राज्य आपके राज्य में मिल तो जाएगा, लेकिन उससे मिल तो जाएगा, लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे या जब तक हमारी वंशज जिंदा रहेगी तब तक जम्मू कश्मीर एक तरीके से माना तो आपका ही जाएगा, लेकिन स्वतंत्र राज्य उस पर हमारा चलेगा। तो इस प्रकार से एक पत्र पर हस्ताक्षर दोनों लोगों ने किया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारतीय रियासत में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया, और पूरे 562 रियासतें क्या हो गई, पूरी हो गई। इसके बाद से चूँकि भारत था एक बड़ा क्षेत्र था, और हर क्षेत्र में क्या था, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। एक ही क्षेत्र में पर्टिकुलर 4 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। तो भाषाई जो है कि फिर ये सोचा गया कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, और राज्यों को पुनर्गठित करके जब रियासत मिल गया, रियासत मंत्रालय मिल गई, तो राज्यों को पुनर्गठित करने का कार्य शुरू किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर जो है कि 27 नवंबर 1947 को भारत के जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, एक समिति बनाते हैं जिसको बोला गया एस.के. धर समिति। कौन सी समिति बनी, एस.के. धर समिति बनी। कब बनी, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा
के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एस के धर की अगुवाई में एक समिति की स्थापना, एक समिति का गठन किया, ठीक है ना, जिसका कार्य क्या था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। ये बात सही है या नहीं? यानी राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए कि भौगोलिक आधार पर होना चाहिए, ठीक है। एस के धर की अगुवाई में एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई। कितनी समिति सदस्य बनाई गई? एक 4 समिति, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई, ठीक है ना। यहाँ मिटार के लिख दे रहे हैं, देखते रहिए। एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई। इस समिति ने 10 दिसंबर 1947 को अपना रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष रखा। संविधान सभा के समक्ष रखा और इस समिति ने, मतलब एस के धर समिति की बात हो रही है, इस समिति, ठीक है, एस के धर समिति की बात हो रही है। 10 दिसंबर 1947 को रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष रखा और एस के धर समिति ने यह कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। वो किस आधार पर होना चाहिए? वो भौगोलिक आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। यानी कि एस के धर समिति ने भौगोलिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मांग को क्या किया? समर्थन किया। इस समिति के रिपोर्ट में भौगोलिक आधार माना गया, भौगोलिक आधार का समर्थन किया। एस के धर समिति की रिपोर्ट की जांच के लिए तो एस के धर समिति की रिपोर्ट की जांच के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। इस समिति में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना, पट्टाभी सीतारमैया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, शॉर्ट में लिखेंगे तो JVP समिति, ठीक है ना। JVP समिति ने एस के धर रिपोर्ट की जांच की। एस के धर रिपोर्ट की जांच की तथा
1 अप्रैल 1949 को तथा 1 अप्रैल 1949 को अपना 1 अप्रैल 1949 को जेवीपी समिति ने एसके धर रिपोर्ट के रिपोर्ट का समर्थन किया तथा ये कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना है वो किस पे होना चाहिए, वो जो होना चाहिए भौगोलिक आधार पर होना चाहिए। यानी कि जेवीपी समिति ने भी एसके धर समिति रिपोर्ट की क्या की, समर्थन किया और कहा कि भौगोलिक आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। चूँकि भौगोलिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना जरूरी भी था, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता तो छोटे छोटे जगहों पर आज बहुत सारे राज्य होते, इसलिए भौगोलिक स्थिति पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। लेकिन इसी आधार पर लेके, भाषाई आधार पर लेके मद्रास में, ठीक है ना, पोटी श्री रामल्लू की अगुवाई में क्या हो गया, एक तेलुगु भाषियों का अनशन शुरू हो गया। तो आइए देखते हैं इसमें। जब भौगोलिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को जो है कि संविधान सभा द्वारा में रखा गया और इस संविधान पर इस मांग पे जो है कि कार्रवाई शुरू हो गई। इसके अंतर्गत जो हुआ, मद्रास में तेलुगु भाषियों ने क्या कर दिया, तेलुगु भाषियों ने जो है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करते हुए पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में क्या कर दिया, एक आंदोलन शुरू किया गया। इसमें पोटी श्री रामल्लू ने क्या किया, आमरण अनशन शुरू किया। लगातार 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद से 15 दिसंबर, ठीक है ना, किसने आमरण अनशन शुरू किया, तो मद्रास में तेलुगु भाषियों के नेता पोट्टी श्री रामल्लू ने 56 दिनों का आमरण अनशन शुरू किया, ठीक है। और 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद से इनकी क्या हो गई, मृत्यु शुरू हो गई। मतलब कुल 56 दिनों तक ये क्या रहे, जीवित रहे। आमरण अनशन शुरू किया, 56 दिनों तक जीवित रहे और 15 दिसंबर 1952 में 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। क्या कितने दिनों के आमरण अनशन के बाद से, 56 दिनों के आमरण के अनशन के बाद से पोटी श्री रामल्लू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई, जो है कि मद्रास में विद्रोह क्या हो गया, आंदोलन जो है कि अहिंसक रूप ले लिया, जिसके देखते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग को क्या कर दिया, मंजूरी दे दिया। किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को जो है कि आंध्र प्रदेश मद्रास को भाषाई आधार पर गठित करने का क्या कर दिया, तो पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु के बाद से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने की सिफारिश को क्या कर दी, मंजूरी दे दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला
भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है ना। पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो 1 अक्टूबर 1953 को। किस आधार पर, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का क्या हुआ, पहला राज्य बना। जब आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने की मांग को पूरी की गई तो सभी राज्य जो थे वो क्या करने लगे, राज्यों के भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की क्या करने लगे, मांग करने लगे। तो इसी के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया फजल अली के नेतृत्व में। इस पार्ट को यहीं पर रहने देते हैं और अगले पार्ट में जो है हम नए राज्यों के प्रवेश और गठन के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।